ग्रेविटेशन पार्ट 2। इसके पहले जो हमने देखा उनमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं उनको देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो हमने कहा कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और कैपिटल G क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, G को होता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये देगा। फिर जब G के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, इसकी डायमेंशन पढ़ी, इसकी यूनिट पढ़ी, देन हमने स्टार्ट किया था स्मॉल g, which is known as acceleration due to gravity। अब ये acceleration due to gravity क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ से ऊपर, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें या वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, उन दोनों को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम करती है अर्थ। तो एक्सेलरेशन मतलब उनकी स्पीड बढ़ाती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आते जाता है, स्पीड और क्या होती जाती है, बढ़ते जाती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने 1 किलोमीटर ऊपर से फेंका, जब आपने रिलीज किया होगा, आपने इसको जब रिलीज किया तो मान लीजिए उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो अर्थ की सरफेस पे आने से पहले उसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी। ये किसकी वजह से? जी की वजह से। सर स्मॉल g एंड कैपिटल G में हमने रिलेशन डिराइव किया, ये सर हुआ है ना हमारा g इक्वल टू gm बाय r। यहाँ पे m क्या है? एनी मास ऑफ अर्थ, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। हमने कहा था कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क ये भी दिया था कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके आना। किसी ने फाइंड आउट किए रेडियस ऑफ अर्थ की? नहीं, काम नहीं किया, मतलब अधूरा है। दैट इज 6.38 into 10⁶ मीटर। क्या इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो? तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 6380 किलोमीटर। एंड 6380 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400। जैसा मैंने कहा था उनमें कि अगर किसी के पॉकेट में 6400 रुपीस है और उसमें से आप 2-3 रुपए कम ज्यादा कर भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी लेते हैं? 64। ये सब पॉइंट हमने रीड किए, और लास्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। तो 3 डिफरेंस हमने देखे थे। पहला डिफरेंस कि कैपिटल G इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, while the magnitude of small g change place to place, it means it is variable। ठीक है, कैपिटल G is a scalar quantity, small g vector quantity। कैपिटल G की जो वैल्यू लिखते हो वो आप लिखते हो 6.67 into 10⁻⁻⁻11, जबकि स्मॉल g की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर। तो देखो भाई, एक डिफरेंस कभी कभी जब इंक्रीज करना होता है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ गया तो एक होता है, तो आप एक डिफरेंस यूनिट का भी ऐड कर देते हो। ये स्मार्ट का पॉइंट है। कैपिटल G की यूनिट क्या है? कैपिटल G की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जबकि स्मॉल g की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। और दोनों की डायमेंशन में भी अलग अलग है ना, इसका डायमेंशन फार्मूला अलग है और इसका डायमेंशन फार्मूला अलग है। तो टोटल कितने डिफरेंस हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? समझ में आया? कौन से 2 डिफरेंस और ऐड करना है आपको? यूनिट का और डायमेंशनल फार्मूले का। बात आई समझ में? जी सर। यस सर नो? तो हमें इस तरह से हमारा ये डिफरेंस वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। यहाँ तक हम सेक्शन देख चुके थे, ये सब हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था। अगर आपको लालू प्रसाद यादव की पार्टी याद हो, दैट इज आरजेडी, तो कुछ याद आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? G इक्वल टू 4/3 पाई RGD। आप उसको RJD बना दो, है नहीं? तो ये क्या है? इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उनके बीच में क्या है? रिलेशन।
जी की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल जी पता है, आर पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अर्थ की डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अर्थ की डेंसिटी निकाली जा सकती है। क्लियर है बेटा? सो ये हो गया था, इतना सारा हमने डिराइव कर लिया और ये पार्ट बोल लिया था उसमें। आज हमें देखना है वेट की, वेट क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे वैसे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट जो था, ये तो एक रिवीजन था कि हम इतना पढ़ चुके हैं और डिफरेंस में आपको 2 पॉइंट और ऐड कर लेना चाहिए अगर आप रीडिंग कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई स्टूडेंट मुझसे करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट ने यही मुझे कल पूछा कि सर जब एनसीईआरटी रीड करते हैं और आपके नोट्स पढ़ते हैं तो डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ और है और हमने कुछ और करी है। तो समझो उसको, इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, ग्रेविटेशन के 2 पार्ट है ना, ध्यान समझो। एक तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन की टर्म्स, ग्रेविटेशन, दूसरा है मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्या है, ग्रेविटेशन। ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी में मिक्स्ड है। क्या है, एक साथ दिए। जब भी अगर आप रेफरेंस को भी स्टडी करोगे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में, वहां देखोगे तो ये 2 चैप्टर बिल्कुल सेपरेट पढ़ाए जाते हैं। दोनों पहले ये पढ़ाया जाता है फिर मोशन ऑफ सैटेलाइट। आपको एनसीईआरटी में जब रीडिंग करेंगे तो रीडिंग करते वक्त पहला दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के, यानी 1 पेज पढ़ने के बाद ही केपलर्स के लॉ दिखाई देंगे। केपलर्स के लॉ का रिलेशन, केपलर्स के लॉ का रिलेशन मोशन ऑफ सैटेलाइट से है। किससे है, ठीक है। जिस तरह से सन प्लेनेट के अराउंड, मतलब सारे प्लेनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, सिमिलरली द मून इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यस और नो? यस सर। सो साइंटिस्ट थॉट दैट why cannot send some of the object in the space and it can rotate around the earth for a signal transmission. So वहां से जिस प्लेनेट और मून के, प्लेनेट के रोटेशन से, मून के रोटेशन से उन्हें क्या आइडिया आया कि हम भी कोई सैटेलाइट ऑब्जेक्ट ऊपर भेज सकते हैं जो अर्थ के चारों ओर क्या करे, रोटेट करेंगे। ऐसा ना, तो वो कैसे रोटेट करेगा, उसके रोटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। हमें एस्केप वेलोसिटी के बारे में, वहां आता है हमारा केपलर्स लॉ, और यही काम होता है। देखो यहीं से टीचर्स का रोल शुरू होता है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी रीड करके पढ़ना, सारा चैप्टर क्लियर हो जाता तो कोई भी स्टूडेंट ना तो स्कूल जाता ना ही कोचिंग क्लास या अटेंड करता। इट्स द ड्यूटी। सो आपको इस चैप्टर को क्या करना होगा, ये हैफाजार्ड दिया है, बहुत रैंडम दिया गया है एनसीईआरटी में, हमें उसे क्या करना है, सिस्टमेटिक अरेंज करना है। कहां से पढ़ना शुरू करना है, you have to start reading in NCERT. You will start reading this chapter from a topic acceleration due to gravity. वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? दूसरा एनसीईआरटी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था जो एएफएमसी में आया था, और पूछा था कि कैपिटल जी की वैल्यू किस इंस्ट्रूमेंट से निकाली गई थी, विच इज विमोरन बैलेंस। एंड विमोरन बैलेंस का प्रिंसिपल एनसीईआरटी में दिया है। और ये कैपिटल जी की वैल्यू फर्स्ट टाइम किसने निकाली थी, कौन है साइंटिस्ट, कौन फिलोसोफर है, कौन फिजिसिस्ट है जिसने कैपिटल जी की वैल्यू 6.61 × 10⁻11 ये कैलकुलेट की? हेनरी कैवेंडिश। कौन है? हेनरी कैवेंडिश। तो देखो भाई, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि सर चल क्या रहा है। पहले हमने रिवीजन किया, फिर ये 2 पार्ट पर आ गए, है ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से दैट यू विल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम ऑल दोस टॉपिक्स व्हिच आई एम टीचिंग टू यू। गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू रीड Kepler's law, then it cannot be possible to understand it. There is no relation of Kepler's law with Newton's gravitational force of attraction, acceleration due to gravity. Kepler's law का रिलेशन किससे है? मोशन ऑफ सैटेलाइट से। तो हम इसे चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट मोशन ऑफ सैटेलाइट, बट बोथ दिस चैप्टर्स आर कंबाइंड इन एनसीईआरटी, सो इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
सो हेनरी कैवेंडिश की नॉलेज के लिए आपको हेनरी कैवेंडिश का वाइब्रेशन बैलेंस का प्रिंसिपल वहां पढ़ने को मिलेगा कि उन्होंने एक रॉड ली और उस रॉड के ऊपर दो छोटी छोटी बॉल रख दी और इस रॉड को एक स्ट्रिंग से लटका दिया। मान लीजिए यहां पर है, ऐसा समझ लीजिए कि अब ये एक धागा है, ठीक है, इस यहां से धागे को बांध दिया और यहां पर एक हमने रॉड को लटका दिया, समझ रहे? अब यहां पर दो बॉल हमने, ये सब घूम सकता है, ये आ रहा है समझ में? तो ये जो एक्सपेरिमेंट यानी वाइब्रेशन बैलेंस, बच्चे क्या समझते हैं कि वाइब्रेशन बैलेंस बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई खतरनाक चीज होगी, जबकि कुछ नहीं है। एक रॉड है और दो लेड की बॉल है, वही है वाइब्रेशन बैलेंस। तो आपको क्या चाहिए? एक रॉड चाहिए, दो लेड की छोटी छोटी बॉल चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए यानी धागा चाहिए उन्हें बांधने के लिए। इतने में तो वाइब्रेशन बैलेंस तैयार हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो उसका प्रिंसिपल, लेकिन उसका कहीं से कहीं तक कॉम्पिटिटिव से बोर्ड से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, इसलिए वाइब्रेशन बैलेंस सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, वो हम इस पूरे चैप्टर के लास्ट में देखते हैं। बट ये सब उन्होंने कहाँ दिया है? स्टार्टिंग में दिया है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम क्या होने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाती है कि ये स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी गिवन और डिफरेंट स्टार्टिंग इज गिवन इन द एनसीईआरटी, उनमें और जो सर के नोट्स है उसमें कुछ और डिफरेंट स्टार्टिंग। आपको कहां से पहले स्टार्ट करना है? एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, वहां से आप स्टार्ट करोगे और वेरिएशन के पार्ट से इंक्लूड करोगे। क्लियर है सभी को? तो अब ये भी समझना है कि हम सैटेलाइट के बारे में, हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सैटेलाइट पढ़ेंगे, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सभी तरह की सैटेलाइट्स कैसे होती हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे सैटेलाइट वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले हमें देखना है वेट। क्या देखना है? डालो हेडिंग वेट। Now can you tell me? So now put up a heading weight. Most of the important question, पहले क्वेश्चन में लो कि what is the difference between weight and mass? वेट और मास में डिफरेंस क्या है? तो ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, आपको पता है। हर ऑब्जेक्ट, बिना मास कर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये तो केमिस्ट्री में भी देखा। इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव नो मास देन इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द नेचर। और अगर कोई एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उसमें मास है। लेकिन मास और वेट में फर्क क्या है? समझ में कोई बता सकता है? अगर मान लीजिए कि मेरा वेट अभी 50 kg है तो मास क्या हुआ? सेम 50 kg। सो वेट और मास में, वेट का फॉर्मूला होता है W = m/g। अभी समझो, जो वेइंग मशीन होती है जिसमें मैं खड़ा हो जाऊं और मेरा वेट करता हूं, वेइंग मशीन सिर्फ मेरा ही वेट नहीं बता रही, वेइंग मशीन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ क्या कर रही है? उसको अट्रैक्ट कर रही है। समझ रहे हो? मुझे में देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक ऑब्जेक्ट को उठाना है, सपोज ये मार्कर को उठाना है, मुझे में, तो देखो इसको उठाना बता सकते, लेकिन अगर मैं इसको हाथ से पकड़ के रखूँ तो क्या इजीली उठा पाओगे? क्योंकि आप इसको खींच पाओगे क्या? नहीं खींच पाओगे ना, क्योंकि मैंने इसे क्या कर रखा था? पकड़ रखा था। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझ में अगर वैसे ही हम कहीं भी जहाँ पर भी रहें अर्थ पे, अर्थ क्या कर रही है? हमें अट्रैक्ट कर रही है, वो एक पर्टिकुलर फोर्स से खींच रही है। जब ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है, समझ में, हमें ये बेंच और ये सब उठाने में इतनी परेशानी क्यों होती है? क्योंकि इनको अर्थ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, और हम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब अब मैं इस मार्कर को जमीन, जैसे यहाँ से मुझे उठाना है, ये मार्कर को उठाया, तो अभी आपको क्योंकि इसके ऊपर जो अर्थ का फोर्स लग रहा है बहुत कम लग रहा है, तो इजीली हमने उसको उठा लिया। अरे लेकिन अर्थ इसको क्या कर रही है? नीचे पुल कर रही है, और उस नीचे जो पुल होता है उसी के लिए तो आप जब NLM पढ़ते हो तो नीचे के फोर्स को mg से शो करते हो, हाँ या नहीं? मुझ में अगर किसी स्ट्रिंग से कोई मास लटका हुआ है, ऐसा आपने किया होगा ना भाई,
तो नीचे की तरफ जो लगता है फोर्स उसको mg बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोल में फिर इक्वल एक्शन के अपोजिट इक्वल रिएक्शन होती है तो फिर एक रिएक्शन लगती है। ये mg क्या होता है? वेट। ये mg क्या है? वेट है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ होता है तो उसको अर्थ तो खींच रही है और उसका वेट भी नीचे है, बात नहीं समझे? सो वेट और मास, अगर मेरा वेट 50 kg है तो मेरा मास सिर्फ 5 किलोग्राम है। कितना है? ये कैसे आया? मैंने उसको g से डिवाइड कर दिया। g की वैल्यू कितनी है? 9.8, मतलब हमने राउंड फिगर 10 मान ली। उस बात समझ में आई? समझ में? वेट और मास में डिफरेंस क्या है? वेट इज डिपेंडेंट ऑन g, मास इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। अगर मेरा मास 5 kg है तो आप मुझे मार्स पे जाकर रख दो तब भी कितना रहेगा? 5 kg ही मास रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? वेट बदल जाएगा। और सिर्फ ऐसा मार्स में ही नहीं होता भाई, वो ध्यान से समझना। आप किसी पर्सन को ले जाओ नॉर्थ पोल पे, कहाँ ले जाओ? नॉर्थ पोल कहाँ है? यूरोप, ब्रिटेन है नहीं। नॉर्थ पोल कहाँ है? में आप नॉर्थ पोल पे ले जाओ, ठीक है, और एक को ले आओ इक्वेटर पे। जब उसे नॉर्थ पोल पे ले जाओगे और वेइंग मशीन पे खड़ा करोगे तो उसका वेट कुछ और आएगा, और जब उसे इक्वेटर पे ले जाओगे तो वेइंग मशीन कुछ और वेट दिखाएगी। यानी हमारी अर्थ में ही क्या हो रहे हैं? वेट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन NTSE में पूछा गया था, तो आप लोग अभी 10th से 11th में आए हो, वहाँ जब पढ़ते थे ऐसे ही कि गोल्ड, आपको गोल्ड कहाँ से खरीदना चाहिए और कहाँ जाकर बेचना चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि इंडिया में ही जी की वैल्यू बदलती रहती है। बदलती नहीं मतलब प्लेस के अकॉर्डिंग। बात आ रही समझ में? अरे आ रहा है मेरी बात समझ में? वो सारे एरिया, यानी अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे, प्योर नॉर्थ में और प्योर साउथ में चले जाओगे, वहाँ से वहाँ क्या करना है? में नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जी की वैल्यू कम होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। उनमें कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ कम है ये हम कैसे बता सकते हैं? तो ये हम प्रूफ करेंगे और डिराइव करेंगे। आराम में क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। सो वेट किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग चेंज होते जाता है, लेकिन मास कहीं बदलता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास लेकिन वेट उस पर डिपेंडेंट होता है। सो वेट और मास का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। और यहीं से जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस बदलने लगी तो ऐसा तभी हो रहा होगा जब जी बदल रहा होगा। इट मीन्स जी की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो हम जी की वैल्यू पढ़ते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, वो कहाँ पे है? फिर ये जी की वैल्यू 9.8 बोलते ही क्यों है? जब अगर बदल रही है तो फिर 9.8 क्यों बोलते हैं? जी की वैल्यू 9.8 कब आई? जरा डेरिवेशन को याद करो। G इक्वल टू GM/R²। ये डेरिवेशन कब हुआ? जब हमने ये माना कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे है। कहां है? बिल्कुल जमीन पे है, यहां पे है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हवा में हो, जमीन के अंदर हो और इसी सरफेस पे अलग अलग जगह पर हो तो जी की वैल्यू में क्या आएंगे? वेरिएशन आ रहे हैं, क्योंकि वेट अलग अलग आ रहा है। ऊपर ले जा रहे हैं तो वेट अलग, नीचे ले जा रहे हैं तो वेट अलग, सरफेस पे रख रहे हैं तो वेट अलग है। और ऐसा तभी हो रहा है जब जी बदल रहा है मुझ में। इसी को कहते हैं वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट में आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है?
वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एम इंटू जी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, मास कैन नेवर बी चेंज्ड, समझ में, इट इज फिक्स्ड यूनिवर्सली एट एनी प्लेस, बट वेट चेंज अकॉर्डिंग टू दी प्लेस टू प्लेस, बिकॉज जी विल बी चेंज्ड। गेटिंग पॉइंट। आप यहाँ पर एक एग्जांपल लिख सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अगर आपका वेट, आप में से किसी का वेट अगर 50 kg है, वेट 50 kg है, तो मास कितना हो जाएगा 5 kg। तो वेइंग मशीन जो भी वेट दिखाती है वो जी के मल्टीप्लाई के साथ दिखाती है। मतलब अगर आपने 100 किलो 100 किलो राइस अगर खरीदे हैं, तो 100 किलो राइस जो आपको दिख रहा है वेइंग मशीन पे कि आप गए बैलेंसिंग पे तराजू पे जाके तोल रहे हैं, उनमें वो 100 kg, मतलब उसका मास कितना है सिर्फ उसमें 10 kg, बल्कि 10 का मल्टीप्लाई किसने किया है, ग्रेविटी ने। किसने मल्टीप्लाई किया है, ग्रेविटी का। आई बात समझ में। हमें यहाँ से स्टार्टिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है, वो क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे कि इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो वेट वाला कॉलम समझ में आएगा आपको कि वेट लिखना है, वेट और मास में एक डिफरेंस होने में, यानी हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। आई क्या बात समझ में, उन्हीं में हाँ या नहीं, उन्हीं में वेट और मास में डिफरेंस हमें लिखना है और पढ़ना है, वेट को डिफाइन करना है। क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा वो टॉपिक हेडिंग डालिए, वेट के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, इतना स्पेस आपको छोड़ना है, वो आप ध्यान रखेंगे। हम डालो हेडिंग वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल जी। हेडिंग डाला समझ में। अब लिखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, how many type of variations in acceleration due to gravity। ब्रैकेट में जी, how many type of variations in acceleration due to gravity, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, स्मॉल जी। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव करना है, प्रूव दैट जी डैश इक्वल टू जी, ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हियर जी डैश इक्वल टू acceleration due to gravity at height h above the surface of earth, at height h above the surface of earth। लिखा, मतलब h क्या है, हाइट है, जी डैश क्या है, उस हाइट पे उसकी वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। क्लियर है, तो ये हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट जी डैश इक्वल टू जी, ब्रैकेट में 1 माइनस एच बाय आर ई। जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। या हम एच की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखे भाई, एच चलेगा, एच ही चलेगा। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी डैश क्या है, एट अ डेप्थ। ठीक है, जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
at h depth, h depth from surface of earth, surface of earth से लिखा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। How can you prove that, how can you prove that, comma, the weight of any object, the weight of any object is 0 at the center of the earth, the weight of any object is 0 at the center of the earth। Then question number 4. Draw the graph between variation in, draw the graph between small g, ऐसा लिखो, draw the graph between small g, acceleration due to gravity g versus distance from the center of earth, distance from the center of earth, distance from the center of earth। Then question number 5. If GP is the, sorry ऐसा लिखो, if GP and GE, G small g then ये small p, small g small e, है ना, if GP and GE are acceleration due to gravity at pole and equator respectively, at pole and equator respectively, then find out the relation between GP and GE, find out the relation between GP and GE। Then question number 6. If any object is situated at a very, if any object is situated at a very high distance, at a very high distance, at a very high distance from the center of the earth, from the surface of earth, very high distance from the surface of the earth, then which formula will be applied to calculate variable acceleration due to gravity, मतलब g dash, variable acceleration due to gravity ब्रैकेट में लिख लेंगे g dash, मतलब ये यहाँ पे g कॉमा होता है उसे g dash इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो अभी पहले भी इतने क्वेश्चन है ना, देखो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न। मैं हमेशा टॉपिक्स को, हेडिंग्स को क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाता हूँ। आने वाले जितने टॉपिक है उस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अच्छे, अब इन क्वेश्चन के फॉर्म में हम पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे, डेरिवेशंस भी कवर हो जाएंगे
और आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो इफ यू लर्न द आंसर ऑफ माय ऑल क्वेश्चंस देन ऑटोमेटिकली यू विल लर्न द कंप्लीट चैप्टर। आपको वो चैप्टर और टॉपिक ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। भाई हमें इतना तो समझ में आ गया कि जी की वैल्यू बदलती रहती है, समझ में। तो कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं और क्या क्या है, तो ये सब आपने लिख लिया भाई, समझ में। ये फॉर्मूला भी लिख लिया होगा, समझ में। क्वेश्चंस प्रॉपर्ली लिख लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थे उस पे बेस्ड क्वेश्चन। और अब देखते हैं टाइप ऑफ वेरिएशन, कितने टाइप के वेरिएशन है ना। जी की वैल्यू में कितने टाइप के वेरिएशन है, तो देखो भाई देयर आर 4 टाइप ऑफ वेरिएशन। कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ वेरिएशंस, देयर आर 4 टाइप ऑफ वेरिएशन। मतलब वेरिएबल जी डैश, वेरिएबल जी डैश कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, पहला लिखते हैं। एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जैसा मैं बना रहा हूं, है ना जी। एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, एट डेप्थ h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, then variation in g due to shape of earth। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो आखिरी वाला वेरिएशन है ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, आता है, और आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। वेरिएशन in acceleration due to gravity, it means g due to spin rotation of earth। बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। इसी के और में लिख लीजिए, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड वेरिएशन। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड वेरिएशन। और ये लैटिट्यूड को समझना बहुत जरूरी है जिनको जियोग्राफी अच्छे से पढ़ना है। तो सर अब तो साइंस ले लिया, आप क्या जियोग्राफी पढ़ेंगे, बोलिए। जियोग्राफी पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो तो आप क्या पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे। तो वहाँ लैटिट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, लैटिट्यूड हमें पता होना चाहिए। तो कितने टाइप के वेरिएशन है, नोट किए सबने। एट हाइट एज, एट डेप्थ एज, वेरिएशन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एंड जी ड्यू टू स्पिन रोटेशन ऑफ अर्थ। वन बाय वन इनको डिराइव करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं, और इनसे रिलेटेड हम फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। सो अब हेडिंग डाल लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाइट एज वाले, यानी वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h। वेरिएशन इन g एट हाइट। अब देखो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी, अब समझना है, अब लिखना कुछ नहीं है भाई। अब पूरा डेरिवेशन आपको याद हो जाना चाहिए, यही याद हो जाना चाहिए मुझ में। आपको खुद को सोचना है कि जी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आपको बस ये अपने माइंड में सेट करो, क्या सेट करो, कि हमने सबसे पहली बार जी की वैल्यू 9.8 कैसे निकाली थी और कहाँ निकाली थी। जी की वैल्यू 9.8 कहाँ पे आ रही है, सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे। नहीं याद आ रहा, देखो उसका पिक्चर एक सीन यहां बनाते हैं। ये अर्थ है, इधर ही देखो भाई, और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी, आप में कोई भी हो सकता है उनमें। तो हमने क्या बोला था, आप जरा याद करो कि जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे होता है तो उसको 2 फोर्स लग रहे थे। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लो अर्थ का मास क्या है, एम ही। इस ऑब्जेक्ट का मास हमने मान लिया था एम, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारे पास आया था F इक्वल टू जी एम ई
m अपॉन, मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इनकी डिस्टेंस कितनी है, उतनी है जितनी रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हमने आर ई का स्क्वायर लिया था। फिर इस एफ की जगह क्या रखा था कि इसके ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, वो है एम जी, तो हमने एम जी इक्वल टू जी एम ई एम बाय आर ई स्क्वायर ऐसा रखा था। सो जो वैल्यू तब हमारे पास फॉर्मूला आया था जी इक्वल टू जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, अरे आया कि नहीं, जी एम ई अपॉन आर ई। जब यहां पर मैं 6400 रखता हूं, मीटर में कितना रखूंगा 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6, यहां रखूंगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और जो अर्थ का मास होता है वो, जब तीनों वैल्यू रखूंगा तब जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई, अरे आएगी कि नहीं। तो ये जी की वैल्यू कहां आती है, जी की वैल्यू 9.8 है कहां, सरफेस ऑफ अर्थ पे, अर्थ की सरफेस से। लेकिन अब हमें निकालना कहाँ है, मुझ में, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया मुझ में, अरे आया समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी खुद ही सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, मुझ में, अभी इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा लो, इस ऑब्जेक्ट को जब ये यहां है इसको ऊपर उठाओगे तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई। मान लो ये एच ऊपर चला गया तो क्या लिखोगे, आर ई प्लस एच, अरे लिखोगे कि नहीं। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे को समझ में आया, ये समझदारों के लिए था कि अगर समझदार हो तो देखो जी डैश निकल गया, नया जी का फॉर्मूला आ गया ना, हाइट एच पे नया जी का फॉर्मूला क्या है, जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। बोले सर लेकिन डिराइव तो कुछ और करने को दिया है, अरे वो तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्या है वो, क्या है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बाकी तो क्वेश्चन हो गया है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर चला जाऊं, मतलब ऊपर मतलब समझ लो प्लेन में ठीक है भाई, तो अगर हम ऊपर हैं उनमें, तो क्या हमारे ऊपर या नीचे जाने से अर्थ के मास पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बदलेगा क्या, एम ई कभी भी नहीं बदलेगा, कैपिटल जी बदलेगा क्या, बदलता कौन है, सिर्फ आर ई तो बदलता है। जब आप ऊपर चले जाते हो तो आर ई में कुछ ऐड हो जाता है, जब हम नीचे आ जाते हैं तो आर ई में से कुछ माइनस हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बस उसी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन की शुरुआत करना है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया हिंट की डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होगा उनमें। अब हम उसको पूरा डिराइव कर लेते हैं। ये सब तो पूरा पिक्चर था, सीन था भाई, इसको लिखना कुछ नहीं है, लेकिन इस पूरे दौरान भूलना नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, हम कहाँ से उनमें। तो देखो उसको स्टार्टिंग में कैसे आप लिखोगे पहले समझना, लेट एनी ऑब्जेक्ट having mass m is at height h from surface of earth, ठीक है, विच इज मेंशन इन द गिवन डायग्राम। आपको डायग्राम में दिखेगा, कहाँ है डायग्राम, मैं फिर से बनाता हूँ। ये अर्थ का मास कितना है एम ई, तो मैं ये अर्थ का सेंटर है। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आर ई, सेंटर ऑफ अर्थ, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है उनमें। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस है वो कितना है h, सरफेस से कितना ऊपर गया वो h हाइट पर चला गया है। लेकिन यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे g की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जी एम ई स्क्वायर अपन आर ई स्क्वायर। सो g इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, g डैश इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। हो गया भाई, ठीक है। तो g का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट
G इक्वल टू जी यानी कैपिटल जी एम ई। अब ध्यान रखना भाई जी जी दोनों में आएगा, जी तो बोलते जी है तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है, समझ में आया जी। तो है ना, अब जी जी करते रहिए यहाँ पे। अब वो स्मॉल जी कैपिटल जी से बार बार नहीं बोलूँगा ना, समझ जाओ, भावनाओं को समझना भाई, भावना को नहीं, ठीक है। तो हमारे अरफा को मज़ा आ रहा है ये जी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिखने से किसी को आपत्ति है? अरे है क्या नहीं। अब इन दोनों में रिलेशन निकाल ले तो क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, जी बाई जी डैश कर दें। अरे करेगी नहीं तो करो भाई, कोई है मैथ्स वाला यहाँ पे? जी बाई जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम ई और क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और ये वाला आर ई कहाँ चला जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं, बोलते ही नहीं हो यार। सो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, मतलब इसको पूरे का होल स्क्वायर ऐसा बना दूं, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये आर ई और आर ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलते ही नहीं हो, बोलिए क्लियर है। अच्छा अभी हम ये जी बाई जी डैश निकाला है, अगर मैं इसे जी डैश बाई जी कर दूं तो इतना बात समझ में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आपके काम का है। अभी हमारा मेन फॉर्मूला नहीं आया, समझना। अगर बहुत ज्यादा हाइट है, समझ में, कितनी हाइट, 2-4-5 किलोमीटर नहीं, समझ में। मैंने कहा कि मान लीजिए भाई हमारा ओरबिट जो है वो अर्थ की सरफेस से 3200 किलोमीटर ऊपर पतंग उड़ाने गया। कितना ऊपर गए, 3200, इतना ऊपर। मुझे में समझ में नहीं आया कि पतंग बंद कर गया कि क्या इतना ऊपर गया क्या करने, तो मजाक मस्ती है। जब इतनी हाइट, मतलब दिस हाइट इज नियरली हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है नहीं। और हमारा जो अरफागे है वो अर्थ की सरफेस से 3 मीटर की हाइट पे पतंग उड़ा रहा है। 3 मीटर मतलब यहाँ पे, इससे ऊपर जाती नहीं उससे, ठीक है। तो अच्छा, 2 तरीके होते हैं पतंग उड़ाने के। देखो, एक होता है ग्राउंड पे, आप पतंग को ऊपर भेज दो, दूसरा हम पतंग के साथ ऊपर चले जाए। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो छत पे खड़े होकर ऐसे पतंग हाथ में हिलाते हैं, मेरी पतंग उड़ रही है, तो नीचे वाले कितना खुश होते बोले पता। हाँ देखो उसकी पता, जबकि वो बहुत ऊंचाई, अब 10वें माले से पतंग उड़ाओगे तो पतंग बची का उड़ाने के लिए, समझ रहे भाई। वो तो मजाक मस्ती है ना। अच्छा ध्यान यही रखना मुझे, ये कहने का मतलब क्या है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब आर के कंपेयर। अब कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ 3 मीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। जैसे मैंने कहा ना, 6400 में से अगर आपने 100 रुपये ले भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको जाए क्या समझ में। तो 100, 200, 300, 400 किलोमीटर मायने, हाँ 1000 किलोमीटर, 2000, 5000, 10,000 उनमें। तो जब इफ एच इज वेरी वेरी हाई, ठीक है, तो फाइनल फार्मूला क्या है मेरे पास, अगर मैं फार्मूला इसको मैं ऐसा लिख दूं तो G इक्वल टू, अगर मुझे जी डैश का फार्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा, और हमें डिराइव क्या करना है, देखो जरा लिखा है जी डैश इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, इसको चेंज कर दे, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं जी डैश बाई जी, जी डैश बाई जी इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का लिख दिया भाई। ये जो फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट में आर ई अपॉन आर ई प्लस एच,
दिस फॉर्मूला इज यूज व्हेन h इज वेरी वेरी हाई देन re। ये कब यूज होता है? जब हाइट बहुत बहुत ज्यादा हो re से। बहुत बहुत ज्यादा मतलब होता है कि 1000-1500 किलोमीटर से ऊपर हो। अगर ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे है, समझ में, सिर्फ 10-15 किलोमीटर का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, बात आई समझ में। लेकिन अगर एज बहुत छोटा हो, जैसे मैंने कहा ना भाई 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तब क्या करेंगे? तब हम कैसे निकाल सकते हैं? इफ एज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू RE, समझ में, तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, समझ में, इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके लिख सकते हैं, समझ में। अभी देखो ये जो आपको G डैश इक्वल टू G RE अपॉन RE प्लस H है, समझ में, मैं इसे वापस उसी फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूँ, ये वाले फॉर्मेट में। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं RE से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा? G डैश इक्वल टू G डैश बाई G रहने दे और RE अपॉन RE प्लस H, दिख रहा है बेटा? इस पूरे को RE से डिवाइड कर दो, ये स्क्वायर ऐसे रहने दो, तो क्या हो जाएगा? RE बाई RE 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा H अपॉन RE, कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE। लेकिन 1 का स्क्वायर, अभी पूरे पे होल स्क्वायर है, अरे है कि नहीं है? लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अब इसके ऊपर तो होल स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ इसी के ऊपर लगा दे, समझ में, अब जगह नहीं बची, क्या करें? समझ में, इधर से यहाँ समझ में आएगा? यहाँ तक आ रहा लाइन से सीक्वेंस पूरा, ठीक है? ये छोटी सी जगह है ना, तो इसी को इस्तेमाल करेंगे भाई, है ना? देखिए ना, सो G डैश बाय G इक्वल टू, स्टेप समझ में आई? डायरेक्ट लिख दूं मैं? डायरेक्ट लिखूं 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूं क्या? बोलते ही नहीं। ये अगर ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस H बाई RE की पावर -2, 1 अपॉन x टू दी पावर 5 इक्वल टू x टू दी पावर -5। यस और नो? क्या सबको पता है ये? ऐसा है कोई जिसको कंफ्यूजन है इसमें? अगर ये नहीं आता है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? पावर एंड, कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। और हम गलती से कौन सी क्लास में आ गए? समझ में आ गए भाई? अगर ये नहीं आता है तो आपको कहाँ जाके बैठना है, और यहाँ आप कहाँ से आ गए? गलती से, ठीक है? तो ये पावर मतलब, इसलिए देखो फिजिक्स जब पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में सबसे पहले मतलब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं, जिसमें लॉग है, पावर एंड एक्सपोनेंट्स है, अलजेब्रा है, ये सब स्टडी करिए। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो है, अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो वापस देखो उसको। और देखो, तो इसको ऐसा लिख दूँ भाई, ठीक है? तो बताते जाना, -2, ठीक है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स लगेगा उनमें, थोड़ा सा मतलब कि मैथ्स का एक चैप्टर है जो 11th के मैथ्स के स्टूडेंट पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। और एक फाइनल थ्योरम का फॉर्मूला है कि 1 प्लस x टू दी पावर -n इक्वल टू -nx, 1 - nx। यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम। तो अभी यहाँ बायो वालों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पॉइंट याद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है पूरा एक्सप्लेन नहीं की। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? आप डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम को 1 प्लस x टू दी पावर -n इक्वल टू 1 - nx, क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस, सो G डैश बाय G इक्वल टू, यहाँ से यहाँ रहे 1 - 2h अपॉन RE, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलते ही नहीं। अभी क्या करूँगा मैं? इस G को बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? G ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन RE। अरे कहाँ गया? जो हमें डिराइव करना था, लेकिन किसके लिए आ गया? जब हाइट बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में?
आगे के कंपैरिजन में। आया क्या समझ में? उनमें तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है? मतलब आपको दो फॉर्मूला याद करना है, एक ये और एक ये। जो क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि एज कम है कि ज़्यादा है। वहाँ ऐसा बोलेंगे नहीं कि ये वाला फॉर्मूला लगाना, हमें आइडिया लगाना है कि एज क्या है। तो मैंने एग्जांपल दिए ना कि अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा थोड़ा बहुत 100-200 मीटर 500 मीटर तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मतलब हमें ये लगाना है। आया समझ में? समझ में। लेकिन ध्यान से देखो क्या हो रहा है मुझ में, आप समझना। मेरे पास 100 रुपये हैं, कितने रुपये हैं? मुझ में, ठीक है। मैं अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर गया मुझ में, तो मेरे पास पहले जितने रुपए थे, पहले जितने रुपए थे वो दिन में, उसका कुछ परसेंट कम हो गया, ठीक है। X% कम हो गया मुझ में। मैं उसे अलग अलग लैंग्वेज में यानी परसेंटेज के फॉर्म में भी बता सकता हूँ, ठीक है। एक स्टेटमेंट। दूसरा, अभी मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने कहा मैं जब अर्थ की सरफेस पे गया मुझ में, तो मेरे पास जो पैसे हैं वो है वो 100 माइनस 2 × 10 है, मतलब कितने हैं? ये कुछ ऐसा ही बता रहा है। G डैश इक्वल टू जी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो G माइनस 2GH अपॉन RE, मतलब G की वैल्यू में से इतना फैक्टर, इतना परसेंटेज कम हो रहा है ना। कितना फैक्टर परसेंट फ्रैक्शन? 2H/R, इतना उसमें से कम हो रहा है। अब उसको मैं ऐसा बोलूँ, जरा मैथ्स वाले जो होंगे थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं बाहर गया उनमें, तो मेरे पास कितने बचे, तो उसको उसने मैथ्स की लैंग्वेज बताया, ठीक है। बोले 100 माइनस 5% ऑफ 100, बताओ कितने रुपए बचे? आया समझ? ये कुछ ऐसे ही बोल रहा है ना। G माइनस फलाना परसेंट ऑफ G, तो ये क्या हुआ? 2H/R, ये परसेंटेज फैक्टर है, क्या है? सो 2H/R इज अ फ्रैक्शन एंड 2H/R into 100 इज द परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ से कंफ्यूज होने लग गए होंगे, बोले सर अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। यहाँ से तो ये जो बातें बताई है मैंने, फ्रैक्शनल चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ये न्यूमेरिकल के हिंट है। जब सवाल आएंगे सामने, हम इन पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो वो अप्लाई करना आ जाएगा मुझ में, कैसे अप्लाई करना। अभी ये डेरिवेशन आया मुझ में, पूरा डिराइव हो जाएगा। अगर मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर दूँ तब भी हो जाएगा मुझ में, आया नहीं मुझ में। यहाँ पे कौन सी थ्योरम अप्लाई करी? बाइनोमियल थ्योरम। कौन सी अप्लाई करी? ध्यान रहेंगी मुझ में। तो समझ लेना भाई, यहाँ से स्टेटमेंट लिखा है, लेट एनी ऑब्जेक्ट हैविंग मास m इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ये फिगर भी जरूरी है, फिगर नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे। G क्या है, G डैश क्या है ये बताया। दिस इज द G एट सरफेस ऑफ अर्थ, G डैश एट हाइट h। फिर यह पूरा डिराइव किया और यहाँ से फिर यहाँ आए हैं, ठीक है। सो लिख लो ये पूरा फॉर्मूला, अच्छे से डिराइव कर लो।